हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दो आकृतियों की सर्वांग समता के विषय पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे दो आकृतियां सर्वांग सम कब होती हैं, किन किन दशाओं में सर्वांग सम होती हैं, क्या उनके लक्षण हैं, कैसे इनको हम पहचानें। तो आइए पहले देखते हैं दो आकृतियों की सर्वांग समता। दो आकृतियों की सर्वांग समता। अब जैसे आप देखिए, ये हाथ है, इस तरह से आप कर दीजिए। देखिए दोनों इधर से देखेंगे केवल एक दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो केवल एक दिखाई देगा। एक दोनों क्या है, आपस में सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी इसको ढक ले रही है। इधर से देखने पर पीछे वाला नहीं दिख रहा है, इधर से देखने पर पीछे वाला नहीं दिख रहा है। उसी तरह से देखिए, यह 20 के नोट 3 नोट हैं। अब इन दोनों को अगर हम एक दूसरे पर ढक दें, देखिए ढक दे रहे हैं तो एक ही नोट दिखाई दे रही है। अगर इसको हम इस तरह कर देंगे तो भी एक ही नोट दिखाई दे रही है। यानी यह पूरी की पूरी आकृति इसको ढक दे रही है। यानी दो आकृतियां जब पूरी की पूरी एक दूसरे को ढक दें तो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम। यानी इसके सभी अंग आपस में बराबर हैं। अब देखिए, एक 20 का नोट ये भी है, लेकिन यह इसको पूरा का पूरा ढक नहीं पा रहा है। देखिए इस तरह से तो 20 का नोट दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से देखेंगे आप, देखिए इतनी यह छोटी है। यानी इसके सभी अंग, इस नोट के सभी अंग इस नोट के बराबर नहीं हैं, इसलिए यह दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं हैं। इसी तरह से देखिए, ये दो 10 के नोट हैं, यह एक दूसरे को पूरी की पूरी ढक दे रहे हैं। ठीक है। अगर यही 10 का नोट है, अब 20 के नोट के ऊपर हम रखेंगे, क्या यह इसको पूरा का पूरा ढक दे रहा है? नहीं ढक पा रहा। देखिए इतना यह छोटा हो रहा है। इस तरह से यह 10 का नोट और 20 का नोट सर्वांग सम नहीं है। और देखिए ये 20 के दोनों नोट है, ये भी आपस में सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पूरा का पूरा इसको ढक नहीं पा रहा है। इसी तरह से देखिए, ये दो 50 के नोट हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दें तो पूरा का पूरा ढक दे रहा है, इसलिए यह सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि इसकी सभी अंग आपस में बराबर हैं। ठीक इसी तरह से देखिए 100 का नोट है, एक दूसरे पर अगर इसको रख दें या ढक दें तो पूरा का पूरा ढक दे रहा है, इसलिए ये 100 के नोट आपस में सर्वांग सम हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इसको यह ढक दे रहा है। लेकिन अगर 100 का नोट और 50 का नोट एक दूसरे के ऊपर रखें या ढकें तो पूरा का पूरा ढक नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों सर्वांग सम नहीं हैं। ठीक, अब आप समझ गए सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूरी की पूरी ढक दे, एक दूसरे पर रखने पर वह एक महसूस हो, तो वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है 5 सेंटीमीटर, एक दूसरी रेखा भी है 5 सेंटीमीटर। इसको अगर इस पर रख दे तो यह आपस में सर्वांग सम कहलाती हैं। यानी दो आकृतियां सर्वांग सम कब होंगी? जब उनका आकार, रूप, माप क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तब आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। अब सर्वांग सम की क्या परिभाषा देंगे?
दो आकृतियां, देखिए सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृति, जब दो आकृतियां, जब दो या दो से अधिक दो आकृतियों का आकार यानी कि शेप, क्या शेप, SHAPE, जब दो आकृतियों का आकार और माप मतलब साइज, आकार और माप आपस में बराबर हो तो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। क्या? जब दो आकृतियों का आकार और माप आपस में बराबर हो तो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती। ठीक है, हमें इस पाठ में त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ना है। किसकी सर्वांग समता पढ़ना है? त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। क्या? तीन कोण होते हैं। और क्या? दूसरा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं। और पढ़ चुके हैं त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। कुल मिलाकर कितना हो गया? 3 3 6 3 9। अगर इसको हम छोड़ दें तो कितना हो गया? 6। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। इन्हीं भुजाओं या कोणों में दो त्रिभुजों की तुलना करते हैं। उसके आधार पर हम बताते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो आइए देखते हैं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम होने की कौन कौन सी कसौटियां हैं, कौन कौन से नियम हैं। अब देखिए, तीन कोण है, तीन त्रिभुज हैं। त्रिभुज इसका नाम है त्रिभुज, जिसमें तीन भुजाएं हों। अब रचना में पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 शर्तों का होना आवश्यक है। जब तक 3 शर्त नहीं दिया रहेगा त्रिभुज की रचना हम नहीं कर सकते। उसी तरह से दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए कम से कम 3 बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। चाहे दो भुजा एक कोण मालूम हो, चाहे तीनों भुजाओं की माप मालूम हो, चाहे दो भुजा एक कोण मालूम हो, तब त्रिभुज की सर्वांग समता के विषय में हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वांग समता के कई नियम है। पहला है यस ए यस, साइड एंगल साइड। क्या? साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। यदि दो त्रिभुज दिए हों, जैसे देखिए इस तरह से दिया है, दो त्रिभुज मान लीजिए है ए बी सी और यह है पी क्यू आर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यस ए यस, यस माने भुजा, भुजा फिर कोण फिर भुजा,
अगर हम इस भुजा को लें, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। और इसके बाद आ जाता है कोण। यह कोण लीजिए, यह कोण इस कोण के बराबर आता है। फिर इसके बाद यह भुजा, यह होगा भुजा, यह भुजा इसके बराबर है। ध्यान रहे, यस भुजा कोण भुजा। अगर आप इधर से लेते हैं तो भुजा कोण भुजा, ये नहीं कि भुजा भुजा यहाँ लिए कोण यहाँ लिए तो गलत हो जाएगा। क्रम से होना चाहिए, भुजा फिर कोण फिर भुजा, यही होगा। क्या? जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या? जब, आइए लिख लेते हैं, जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण बराबर हो या समान हो, बराबर हो तो वे आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या? जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण बराबर हो तो वे आपस में सर्वांग सम कहते हैं। या यह देखिए, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण, चलिए लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण, एवं उनके बीच के कोण बराबर हो तो वे आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। देखिए, इस तरह से दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। उनके लिए चिन्ह क्या है? दो बराबर कर दीजिए और एक इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, यह सर्वांग सम का चिन्ह है। अब देखिए, इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब कैसे लिखते हैं देखिए, ए बी बराबर पी क्यू है, यहाँ ए बी लिखा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू, हो गया। अब देखिए, यहाँ बी सी लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए? क्यू आर, यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू आर। अब इससे मिलान कीजिए, देखिए क्या क्या दिया है इसमें। कोण ए बराबर कोण पी के होगा, इसमें दिया नहीं है लेकिन अभी आप सीखेंगे। अब कोण बी दिया है, कोण बी देखिए कोण क्यू के बराबर, देखिए बी बीच में है, क्यू बीच में है। अब ए बी बराबर पी क्यू दिया है, देखिए ए बी बराबर पी क्यू है, पहला दोनों अक्षर, इधर पहला दोनों अक्षर। फिर बी सी बराबर क्यू आर, देखिए दूसरा तीसरा और दूसरा तीसरा ये बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यह रहा यस ए यस, यानी भुजा कोण भुजा नियम। ठीक, यह हो गया। अब आप देखिए
यहाँ चित्र बना हुआ है, इसमें यह किस आधार पर सर्वांग सम है? देखिए देखिए, भुजा है, कोण है, भुजा है। यहाँ भुजा है, कोण है, भुजा है, केवल पलट दिया है। क्या है? पलट दिया है। जैसे देखिए ये है चित्र, देखिए आकृति है त्रिभुज, देख रहे हैं? देखिए ए भुजा इस भुजा के बराबर है, ई भुजा इस भुजा के बराबर है, ई भुजा इस भुजा के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है। देखिए भुजा, कोण, भुजा, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है। ठीक है। अब यही चित्र को देखिए इस तरह इसमें हो गया है, यह ऊपर हो गया, नीचे हो गया, यह ऊपर हो गया है। चीज वही है, केवल इस चित्र को पलट दिया गया है। भुजा, कोण, भुजा, देखिए पी आर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है? पी आर ए बी 10 सेंटीमीटर है, क्यू पी 10 सेंटीमीटर है, ए सी बी 10 सेंटीमीटर है। क्या कौन सा नियम लगेगा इसमें? यस ए यस। अब इसको सर्वांग सम कैसे लिखते हैं? देखिए कहाँ कोण बना है, पहले वही लिख लें, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए पर कोण बना है, क्या आप लिख लेंगे? त्रिभुज ए। अब आ जाइए बी पर, क्या? ए बी सी लिख लीजिए। अब सर्वांग सम। अब इसमें देखिए ए पर कितना कोण बना है? 40 अंश। तो यहाँ इसमें किस पर कोण बना है? पी पर। यहाँ भी लेंगे त्रिभुज पी। अब देखिए ए बी, भुजा ए बी बराबर कितने हैं? पी क्यू, यहाँ लिख देंगे क्यू और बच गया आर। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। यह दोनों किस आधार पर हैं? यस ए यस आधार पर, भुजा भुजा और कोण। अगर इसी में इस तरह दिया रहता, यह बराबर न दे करके यह बराबर हो जाता, तब नहीं होता। देखिए भुजा कोण, ये भुजा छूट गया, तब यह सर्वांग सम नहीं होता। अब चलते हैं आगे। दूसरा नियम है यस यस यस, यानी जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। क्या? जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। क्या? दूसरा है यस यस यस, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 भुजा। यदि दो, या यूं कहिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अब आपके मन में आएगा संगत भुजा किसे कहते हैं? अब देख लीजिए, संगत भुजा, संगत भुजा किसे कहते हैं? बराबर बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। क्या? संगत भुजा कब कहलाएगी? बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। अब संगत कोण क्या होगा? संगत कोण। अब यह हो जाएगा बराबर भुजा के सामने
का कोण संगत कोण कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। अगर देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, संगत भुजा। अब अगर यह दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यह दोनों कोण क्या कहले जाएंगे, संगत कोण। ठीक, एक त्रिभुज की अगर यह कोण और दूसरे त्रिभुज की इस कोण के बराबर है तो इस त्रिभुज की संगत भुजा यह होगी, इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा यह होगी। ठीक, अब क्या कर रहा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। तो क्या है यश से यश में दूसरा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अब देखिए यह त्रिभुज इसके बराबर है और यह इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे। देखिए इस तरह से मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC है, इसका नाम है DEF। अब सर्वांग सम लिखना है। अब देखिए ABC लिख लीजिए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखिए AB किसके बराबर है उसमें वही लिखना है। अब AB किसके बराबर है, DE के, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DE। अब देख लीजिए फिर है BC, अब क्या आएगा EF, अब E के बाद क्या आएगा F। यही हो गया ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। अगर आप इस तरह से लिख दे रहे हैं ACB सर्वांग सम त्रिभुज DEF तो यह गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब देखिए AC बराबर, देखिए पहला दोनों AC बराबर DE के नहीं है। देखिए AC यहाँ है और DE यहाँ, देखिए बराबर नहीं है, यह ध्यान रखिए। इसी से AB बराबर होगा DE के, BC बराबर होगा EF के। अगर कोण दिया है, कोण A D के बराबर होगा, कोण B E के बराबर होगा और कोण C F के बराबर होगा। और एक भुजा और है CA बराबर होगा FD के। ध्यान रखिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। दूसरा कंडीशन है A यास A, क्या A यास A। तीसरा है सर्वांग सम होने के लिए शर्त या कसौटी A यास A। A मतलब क्या है, कोण, भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी एक त्रिभुज की एक भुजा और उन पर बना कोण। इस तरह से मान लीजिए भुजा ले रहे, एक भुजा और उन पर बना कोण, यह कोण और यह कोण। दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उन पर बना कोण। अब यह भुजा इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, यह कोण
इसके बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं या सर्वांग सम होते हैं। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, यहां कर दीजिए पी क्यू आर। अब क्या लिखेंगे? बी सी बराबर क्यू आर लिख रहे, बी सी बराबर क्यू आर दिया है। और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या है? क्यू है, यह कोण इसके बराबर है। अब कोण सी बराबर कोण आर के लिख दिया है, कोण आर के। अगर यह तीन शर्त दिया है तो यह त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्या दिया है? ध्यान रखिएगा, जो भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर है उस भुजा पर दोनों कोण इस भुजा पर बने दोनों कोण के बराबर होने चाहिए, तब यह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। इसमें क्या लिखेंगे? यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और उन पर बने कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उन पर बने कोण बराबर हो तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। ये हो गया। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और उन पर बने कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उन पर बने कोण बराबर हो तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। देखिए यही है, क्या कह रहा है? ए यस ए कोण भुजा कोण। अब यहाँ लिख दिए कोण, ठीक है। अब भुजा लिख दिए, यहाँ कोण लिख दिए, यहाँ तो गलत हो जाएगा, क्रम से होना चाहिए। अगर कोण यहाँ भुजा यहाँ दिया, कोण मालूम होना चाहिए इसके। इधर से चल रहा है कोण भुजा कोण, अगर यहाँ से चल रहे हैं कोण भुजा कोण, क्रम से होना चाहिए, तब यह त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अब लिखेंगे कैसे? अब देखिए, आप इसको तो लिख लीजिए पहले, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखिए ए बी सी कौन सा बराबर, इसमें बी सी बराबर क्यू आर क्या है, तो कर लीजिए यहाँ बी सी बराबर क्या लिख देंगे? क्यू आर, इतना लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं कोण बी बराबर किसके है? कोण क्यू के, तो बी बराबर क्यू के हो गया। और सी बराबर आर के है, सी बराबर आर के हो गया। अब इसमें बचा क्या है? केवल बचा है पी, तो यहाँ पी लिख दीजिए, ठीक है। यह हो गया सर्वांग सम। अब ए बी सी, अब देखिए इसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे, ए बी बराबर होगा पी क्यू के और बी सी बराबर होगा क्यू आर के। देखिए बी सी और क्यू आर दिया ही है। और ए सी या सी ए बराबर होगा पी आर के। कोण ए बराबर कोण पी के होगा, यह कोण इसके होगा। और कोण बी बराबर कोण क्यू को दिया है, कोण सी बराबर कोण आर दिया है, ठीक। 3 हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है
AAS क्या है? चौथा है AAS यानी कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो, क्या? लिख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। यही है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अब जैसे देखिए इस तरह से यहाँ नाम रख दे PQR और यहाँ दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम है XYZ। अब क्या कर रहा है? एक त्रिभुज मान लीजिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। देख रहे हैं क्या कर रहा? दो कोण दे दिया। अब भुजा, अब देखिए यह भुजा, अब इसकी संगत भुजा कौन होगी? देखिए इस कोण के सामने की भुजा है, इसमें इस कोण के सामने की भुजा बराबर लिखना होगा। ये नहीं कि यहाँ तो लिख दिए Q के सामने की भुजा और यहाँ अगर Z के सामने की भुजा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप संगत भुजा जानते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। तो इस कोण के सामने की भुजा अगर दिया है, इस कोण के सामने की भुजा यहाँ मालूम होना चाहिए, तब यह होगा त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज XYZ। यही है। क्या नियम है? यदि एक त्रिभुज की दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए यहाँ Q बराबर है किसके? Y के। देखिए Q बराबर Y के है, बीच में है R बराबर है Z के। देखिए R बराबर है Z के। और भुजा कौन बराबर है? PR। देखिए फर्स्ट और लास्ट, यहाँ है X और Z, फर्स्ट और लास्ट। यह त्रिभुज क्या हो गए? आपस में सर्वांग सम हो गए। अगर इसके सामने की भुजा यहाँ मालूम होता तो इसमें भी इसके R बराबर की Z के, इसके सामने की भुजा यहाँ होना चाहिए। अगर यह तो आप दे दिए, अगर इस तरह से कर देंगे तो अगर यहाँ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? Q और Y आपस में बराबर हैं, तो Q के सामने की भुजा अगर इसमें दिया है, इसमें भी Y के सामने की भुजा होनी चाहिए। ठीक है। अब एक और है, क्या है? RHS। क्या? RHS। पांचवा है RHS। R का मतलब है राइट एंगल 90 अंश समकोण, H का मतलब है हाइपोटेनस विकर्ण और S का मतलब है साइड। यानी अगर दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, क्या? दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, मान लीजिए ABC और यहाँ है PQR। क्या कर रहा है? R
आर माने राइट एंगल या 90 अंश, या 90 अंश तो मालूम ही है। या विकर्ण है या विकर्ण बराबर है। अब इसमें से कोई एक भुजा अगर आपस में बराबर है, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या लिखेंगे? यदि, लिख लीजिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण समकोण किया 90 अंश, 90 अंश हो और विकर्ण दूसरे त्रिभुज या एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश और विकर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 90 अंश के कोण के बराबर हो तथा विकर्ण एवं एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या? यदि एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो और विकर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 90 अंश के कोण के बराबर हो तथा विकर्ण एवं एक भुजा भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या? यही देखिए है। अब ए बी और बी सी ये क्या बना रहे? 90 अंश का कोण। यहाँ पी क्यू और क्यू आर कितने कोण बना रहे हैं? 90 अंश का। ठीक, तब क्या लिखेंगे? पहले तो आप देख लेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखिए ए बी पर 90 अंश का कोण है, यहाँ क्यू पर 90 अंश का कोण है। यहाँ बीच में लिखिए क्यू। अब एक तरफ लिख लीजिए पी और एक तरफ लिख लीजिए आर। अब देखिए इसमें विकर्ण ए सी है, ए सी फर्स्ट और लास्ट, यहाँ विकर्ण है पी आर फर्स्ट और लास्ट। यही सही होगा। अगर आप इसे लिख दे रहे हैं इस तरह से ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्यू पी आर, देखिए सही है। मिलाइए ए बी बराबर क्यू पी, ए बी बराबर क्यू पी। चलिए इतना मान लीजिए, दिया तो नहीं है। अब आ जाए बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर। देखिए गलत हो रहा है। अब यह भुजा बी सी है, देखिए यहाँ बी सी इस पी आर के बराबर होना चाहिए। यह यहाँ पी आर कर्ण है, इसलिए यह गलत है। इस तरह से आप लिखकर मिला लीजिएगा। यह ए का कोण यहाँ पी के बराबर होगा, बी का कोण क्यू के बराबर होगा, सी का कोण आर के बराबर होगा, ए बी बराबर पी पी के होगा, बी सी बराबर क्यू आर के होगा और ए सी बराबर पी आर के होगा। इस तरह करके आप चेक कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं, बस इतने ही हैं। आप देख लिए होंगे कि जितने भी इसमें शर्त कंडीशन या कसौटियां बताई गई, कम से कम एक भुजा अवश्य रहा। जितनी भी कसौटियां बताई गई, कम से कम एक भुजा अवश्य रहा। कोण नहीं रहेगा चलेगा। जैसे आप पढ़े यस में कोण नहीं मालूम था, लेकिन सब में कम से कम एक भुजा का होना आवश्यक है। अब आइए जरा इनमें देखते हैं। आप देखिए पहला है, आप देख चुके यस ए यस,
देखिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण, इसके एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है। यानी क्या, दो भुजा उनके बीच का कोण, देखिए दो भुजा और उनके बीच का कोण, इस आधार पर यस नियम के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। अब इसमें देखिए, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ एक्स वाई बराबर क्या है, एफ जी, वाई जेड बराबर क्या है, जी ई, जेड एक्स बराबर क्या है। अब अगर इस तरह से है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, यहाँ तो संयोग से सब बराबर दे दिया गया है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ जी। अगर इस तरह से दे दे, जैसे हाँ इस तरह से बना दे रहे हैं, यहाँ है ए बी सी, यहाँ कर दे पी क्यू आर। यहाँ तो आप चाहे जैसे नाम लिख देंगे, या पहले लिखे चाहे वाई, सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी, मान लीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और यह भी 4 सेंटीमीटर है, और यह 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब चाहे मनमाना लिखेंगे तो नहीं काम होगा। अब देखिए ए बी सी, आप यहाँ लिख लिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज। अब आ जाए, देखिए ए बी के बराबर कौन सी भुजा इसमें है, ए बी के बराबर कौन सी है, पी क्यू, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू। अब बी सी के बराबर कौन है, बी सी के बराबर क्यू आर है, यहाँ क्यू लिखा है क्यू आर, यह सही होगा। अगर इसमें आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू पी आर, यह गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर क्यू पी है, ए बी बराबर क्यू पी, हाँ ये तो है। फिर बी सी बराबर पी आर, बी सी 4 है, इसमें पी आर 5 है, देखिए गलत हो गया। यहाँ अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तब तो ठीक है, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं भिन्न भिन्न हैं तब आप इस तरह से लिखिएगा, लिखने के बाद मिला लीजिएगा कि हमारा हर अक्षर पर कोण बराबर है या नहीं, या दो दो का जोड़ा लगाकर आप देखिएगा ये भुजाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं। कम से कम आपको 3 शर्त तो दिया रहेगा। तो यह किस आधार पर सर्वांगसम है, दोनों यस यस यस, भुजा 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 के आधार पर सर्वांगसम है। अब देखिए अगला चित्र है, यह किस आधार पर सर्वांगसम है, देखिए कोण भुजा कोण, यहाँ कोण भुजा कोण, केवल इसको पलट दिया है, क्या, कोण भुजा कोण। अब मिलाइए, भुजा 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ T पर 60 अंश का कोण बना, यहाँ L पर 60 अंश का बना है, यहाँ O पर 60 अंश का है, 70 अंश का है, यहाँ M पर 70 अंश का है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको लिख लीजिए ओ एस टी, क्या, त्रिभुज ओ एस टी सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए O पर यहाँ 70 अंश का बना है, इसमें किस पर 70 अंश का बना है, यम पर, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज यम। अब आ जाइए यस, यस पर कोण नहीं मालूम है, इसमें देखिए के पर कोण नहीं मालूम है, तो आप लिख दीजिए के। अब टी पर कै अंश का कोण है, 60 अंश का, इसमें यल पर 60 अंश का है, यल लिख दीजिए। त्रिभुज ओ एस टी सर्वांगसम त्रिभुज यम के यल, ठीक। अब आप मिला लीजिए, देखिए यहाँ ओ टी बराबर है 8 और इसमें यल यम बराबर 8 है, देखिए ओ टी बराबर 8 है, यहाँ यम यल बराबर 8 है। किस आधार पर है यह, ए कसौटी के आधार पर ये सर्वांगसम।
आ जाइए इसमें देखते हैं। देखिए यह क्या है, कोण कोण भुजा, यहाँ कोण कोण भुजा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 50 अंश के सामने वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसमें भी 50 अंश के सामने वाली भुजा होनी चाहिए। तो यह किस आधार पर सर्वांग सम है, किस आधार पर, ए यस, कोण कोण भुजा। अब इसको आपको सर्वांग सम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसका पहला लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या त्रिभुज पी क्यू पी ओ एम है, त्रिभुज पी ओ एम। अब आप इसे सर्वांग सम लिखिए। अब देखिए P पर कितने अंश का कोण इसमें बना है, 50 अंश। इसमें किस पर बना है, D पर, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज D। अब O पर 40 अंश का, इसमें देखिए E पर 40 अंश का है, यहाँ लिख दीजिए E। अब क्या बच गया, E नहीं है, C है यहाँ, हाँ E 40 अंश, हाँ ठीक है, DE। अब इस पर कोण M पर नहीं मालूम, यहाँ C पर नहीं मालूम, यहाँ लिख दीजिए C। हो गया POM बराबर क्या, DEM। अब देखिए इसमें QM बराबर 6 है, Q यानी OM, देखिए ये दोनों 6 है, इसमें EC बराबर 6 होना चाहिए, देखिए यहाँ EC बराबर 6 है। और लास्ट में क्या है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण 10 है, इसका कर्ण 10 है, एक भुजा 6 है, इसमें एक भुजा 6 है, तब ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। किस आधार पर, आर या यस। तब इसे क्या लिखेंगे, यहाँ नाम लिख लीजिए, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ से लीजिए पी क्यू आर। अब आप कैसे लिखेंगे, अब लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखिए ए बी 6 सेंटीमीटर, उसमें क्या है, पी क्यू, तो लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू। अब यहाँ बी पर 90 अंश, वहाँ क्यू पर 90 अंश है, अब बचा क्या, आर। अब आप देखिए इसमें AC बराबर 10 है, AC बराबर 10 है, इसमें PR बराबर 10 होना चाहिए, देखिए PR बराबर 10 है। इस तरह से यह सर्वांग सम है। अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे, इसके सभी अंग बराबर होंगे। तो इसके लिए एक नियम 60 में लिखते हैं, CPCT, क्या, CPCT। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उस त्रिभुज के सभी अंग आपस में बराबर होंगे। क्या, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट एंगल। क्या मतलब, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। या देखिए इस पूरे का अर्थ है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके सभी संगत अंग बराबर होते हैं। CPCT का मतलब क्या है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके सभी संगत अंग बराबर होते हैं। ठीक है, अब इतना आप अध्ययन कर लीजिएगा। इस पर उदाहरण अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।